एनटीए यूजीसी नेट 2021 मिशन जेआरएफ। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता। आई एम श्वेता एंड मैंने मेरा जेआरएफ कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। जैसे कि हमने पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू करी थी, ये उसका पार्ट 5 है। अगर आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी जाकर देखिए। आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी। बट एग्जैक्टली कितनी कम होगी या कितनी बढ़ेगी वो नहीं बताता, वो बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस के या इनकम के या फिर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कुछ भी चेंज आने से डिमांड पे एक्चुअल में कितना फर्क पड़ेगा वो बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड indicates measures how much quantity demanded of a good will change with change in its price or income of consumer or price of related goods। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, प्राइस में चेंज आने से या कंज्यूमर के इनकम में चेंज आने से या रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से। दिस कॉन्सेप्ट वॉज एक्चुअली डेवलप्ड बाय डॉक्टर मार्शल। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कॉन्सेप्ट डॉक्टर मार्शल ने डेवलप किया था। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। जैसे मैंने अभी बताया, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये बताता था कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी या प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। बट एक्चुअली में वो कितनी चेंज होगी वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि एक्चुअल में वो कितना चेंज आएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप की है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो बताती है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना चेंज आएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कि इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना चेंज आएगा। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। शुरू करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इट मेजर्स दैट हाउ मच ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विथ चेंज इन इट्स प्राइस और व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा प्राइस में चेंज आने से। और इसको निकालते कैसे हैं? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इनके आगे हमेशा नेगेटिव साइन लगता है। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लगा? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो आपस में इन्वर्स रिलेशन को शो करने के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। ओके, अब डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री कि कितनी, उसकी डिग्री क्या है? 1 है, 0 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इन्फिनिटी है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा है या कम है वो कैसे पता चलेगा? वो डिग्रीज से पता चलता है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग एज द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज मच और लिटल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्केट में ज़्यादा है या कम है, वो मतलब कितनी डिमांड बढ़ी है या कितनी डिमांड कम हुई है प्राइस में चेंज होने से, वो डिग्री से पता चलता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वेरी बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा जीरो और इन्फिनिटी के बीच में वैरी करती है। जीरो भी होती है, इन्फिनिटी भी होती है और इनके बीच में भी वैरी करती है। 5 होती हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, greater than unitary elastic demand और less than unitary elastic demand। सबसे पहले perfectly elastic demand। Perfectly elastic demand is one in which demand is infinite at the prevailing prices, but any rise in price will cause quantity demanded to fall to zero। Perfectly elastic demand के केस में एक प्रिविलिंग प्राइस पे इनफाइनाइट डिमांड होती है। फिगर से ही देखते हैं। फिगर में जैसे दिख रहा है कि प्राइस सेम है 4, इस 4 प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी डिमांड कर सकते हो, 10 भी, 20 भी, 30 भी, कितनी भी कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड 0 तक आ जाएगी। इन दिस केस अ वेरी लिटिल राइज इन प्राइस causes द डिमांड टू फॉल टू 0। प्राइस में थोड़ा सा भी बढ़ने से डिमांड 0 पे आ जाएगी। एंड अ वेरी लिटिल फॉल इन प्राइस causes द डिमांड टू एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। और अगर प्राइस में थोड़ा सा भी कम हुई प्राइस तो डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी। और परफेक्ट इलास्टिक डिमांड परफेक्ट कंपटीशन के केस में होती है। ये इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में डिमांड का हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो प्राइस सेम रहता है मार्केट में, तो उस प्राइस पे कंज्यूमर कितनी भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक भी सेलर ने प्राइस बढ़ा दिए तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरे सेलर पे और आपकी जो जिसने बढ़ाई है उसकी डिमांड 0 हो जाएगी। और अगर किसी सेलर ने प्राइस थोड़े से कम कर दिए तो डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि जो लोग किसी और सेलर से परचेज कर रहे थे वह उस सेलर से परचेज करने लग जाएंगे जिसने प्राइस कम किया, तो डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक होती है। अब perfectly inelastic demand. In perfectly inelastic demand, change in price produces no change in quantity demanded. Perfectly inelastic demand के केस में प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई चेंज नहीं आता। इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें 0 होती है। जैसे कि फिगर से पता चल रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड सेम है 4, प्राइस 2 हो, 4 हो, 6 हो, कितना भी हो, डिमांड कांस्टेंट रहेगी। और ये नेसेसिटीज जो कमोडिटीज होती हैं उनके केस में होता है। फॉर एग्जांपल साल्ट एक नेसेसरी आइटम है। अब साल्ट के प्राइसेस कम होंगे या साल्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे उस पर उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमक जितना खाने में डलता है उतना ही डलेगा। यूँ नहीं प्राइस कम हो गए तो नमक ज़्यादा खाने लग जाएंगे, नो। या प्राइस बढ़ गए तो खाने में नमक कम कर देंगे, नहीं। नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। In unitary elastic demand, percentage change in price produces an equal percentage change in quantity demanded। मतलब जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। इट इज अ सिचुएशन वेयर चेंज इन प्राइस causes such a change in demand that total expenditure remain constant। ये दूसरा एक पॉइंट है इसको देखने के लिए कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एक वो सिचुएशन है जब प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी डिमांडेड उसी रेशो से कम हो जाएगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर पहले जितना होता था उतना ही टोटल एक्सपेंडिचर रहेगा। दिस टाइप ऑफ डिमांड कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस टाइप की डिमांड कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? तो ये देखो, प्राइस जब ये था तो डिमांड हो रही थी इतनी, प्राइस कम हो गया, टी पे आ गया तो डिमांड हो रही है इतनी। तो अगर देखें हम
ये और ये दोनों ही रेक्टेंगल की शेप है और दोनों ही इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, क्योंकि प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। नेक्स्ट, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, percentage change in price produces relatively more percentage change in quantity demanded। मतलब प्राइस में जितना चेंज आया उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया। मान लो प्राइस कम हुए तो जितने प्राइस कम हुए थे उससे ज़्यादा चेंज आ गया क्वांटिटी डिमांडेड में, क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ गई। इट इज़ अ सिचुएशन where fall in price total expenditure increases and with rise in price total expenditure decreases। इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब ज़्यादा ही असर पड़ा है। प्राइस अगर थोड़े से भी कम हुए ना तो कंज्यूमर बहुत ज़्यादा डिमांड कर देगा उसकी, और अगर प्राइस थोड़े से भी बढ़े हैं तो कंज्यूमर इतनी ज़्यादा डिमांड कम कर देगा उसकी। इट इज़ अ सिचुएशन where with fall in price total expenditure increases and with rise in price total expenditure decreases। ये वो सिचुएशन है जब प्राइस अगर कम हुए हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर, अब प्राइस कम हुए हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर यूं नहीं कि कम हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्राइस के कम होने से कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करने लग जाएगा और इतनी ज़्यादा डिमांड कर देगा कि खर्चा पहले से बढ़ जाएगा। And with rise in price total expenditure decreases। और अगर थोड़े से भी प्राइस बढ़ गए तो कंज्यूमर इतनी डिमांड कम कर देगा कि खर्चा पहले से भी कम हो जाएगा। जैसे कि फिगर में दिख रहा है, प्राइस इतना कम हुआ, प्राइस थोड़ा कम हुआ लेकिन डिमांड के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आ गया, तो ये हो गई ग्रेटर देन 1। इसके अंदर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। Less elastic demand is one in which percentage change in price produces relatively less percentage change in demand। मतलब प्राइस में जितना चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में उससे कम चेंज आया। इट इज़ अ सिचुएशन where fall in price total expenditure decreases and with rise in price total expenditure increases। मतलब प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे जब कम इफेक्ट पड़े वो होती है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जैसे प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हो गया तो यूनी कंज्यूमर ने ज़्यादा डिमांड कर दी, प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो क्वांटिटी डिमांडेड को ज़्यादा बढ़ाएगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और अगर प्राइस बढ़ गए तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जैसे फिगर में दिख रहा है कि प्राइस इतने ज़्यादा कम हो गए लेकिन डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं आया, डिमांड थोड़ी सी ही बढ़ी, तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के टोटल 5 मेथड्स हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड रिवेन्यू मेथड। ये 5 मेथड हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। Whether price elasticity of demand is unitary or greater than unitary or less than unitary is known by its measurement। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी हो, ग्रेटर देन यूनिटरी हो या लेस देन यूनिटरी हो, इन केसेस में मेजरमेंट करनी ज़रूरी हो जाती है। और मेजरमेंट करने के ये 5 मेथड्स हैं। शुरू करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड
डॉक्टर मार्शल ने इवॉल्व किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, in order to measure the elasticity of demand, it is essential to know how much and in what direction the total expenditure has changed as a result of change in the price of a good. इस मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये पता हो कि टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया और किस डायरेक्शन में चेंज आया प्राइस में चेंज होने से। ये इस टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आ भी चुका। या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी इलास्टिसिटी है, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या चेंज आएगा। सबसे पहले इन इलास्टिक या लेस देन इलास्टिक के केस को देखते हैं। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक के केस में जब प्राइस बढ़ेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था लेस देन 1 के केस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ये होगा लेस देन 1 के केस में। लेस देन 1 के केस में प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। अब आते हैं इक्वल टू 1 के केस में, यूनिटरी इलास्टिक के केस में। यूनिटरी इलास्टिक के केस में प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब यूनिटरी इलास्टिक होती है तो प्राइस में जितना चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर प्राइस कम हो रहा है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन यूनिटरी में प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। हमने किया था ग्रेटर देन 1 के केस में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्राइस कम हुए तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड पे, और प्राइस बढ़ गए तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड पे, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी उसके हिसाब से चेंज होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और फिगर में भी देख लेते हैं। देखो, जब प्राइस इतना था तो डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा था इतना, प्राइस बढ़ गया तो भी टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस के बढ़ने से कम होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और दूसरा केस देखें तो प्राइस पहले पी था तो एक्सपेंडिचर हो रहा था इतना, प्राइस बढ़ गया, प्राइस एम हो गया तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। प्राइस के बढ़ने से जब एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो ये हो गया लेस देन 1। और दूसरा देखें ग्रेटर देन 1 का, तो प्राइस पहले आर था, टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा था इतना, अब प्राइस कम हो गया, एन पे आ गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन 1 का केस। ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। लेस देन 1 के केस में प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इक्वल टू 1 के केस में प्राइस के बढ़ने से या कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। प्राइस और नेक्स्ट इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1, तो प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड,
परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इस मेथड के हिसाब से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को जब डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। ये फॉर्मूला हम पीछे कर चुके हैं और इसमें आगे नेगेटिव साइन शो करता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। Percentage method is used when change in price and consequent change in demand are very small. परसेंटेज मेथड का यूज़ वहाँ करते हैं जब प्राइस और डिमांड में बहुत कम चेंज हो रहा हो। नेक्स्ट, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी refers to price elasticity of demand at any point on the demand curve। मतलब डिमांड कर्व पे, लीनियर डिमांड कर्व पे किसी भी पॉइंट पे जब हमको इलास्टिसिटी निकालनी हो तब हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड का यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज नोन यूज टू नो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। एक लीनियर डिमांड कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। देखते हैं, जैसे अगर हमको ए पॉइंट पे निकालनी है तो लोअर सेगमेंट हो गया ए एन और अपर सेगमेंट हो गया एम ए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर चेक कर सकते हैं कि आंसर अगर वन से बड़ा आएगा तो ग्रेटर देन वन, आंसर अगर वन से छोटा आया तो लेस देन वन, वन आया तो यूनिटरी, ज़ीरो आया तो इलास्टिसिटी ज़ीरो। अगर फिगर में देखें तो देखो, डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे हमेशा इलास्टिसिटी वन होती है, यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। और डिमांड कर्व के मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन वन होगी और नीचे देखेंगे तो लेस देन वन होगी। इन इलास्टिक डिमांड, ऊपर इलास्टिक नीचे इन इलास्टिक। टॉप के जो होता है ये टॉप का ये पॉइंट यहाँ पर होगी इन्फिनिटी हमेशा और नीचे यहाँ पर होगी ज़ीरो। नेक्स्ट, आर्क इलास्टिसिटी। Arc elasticity is a measure of average elasticity between two points on the demand curve। अभी पीछे हमने पढ़ा कि डिमांड कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको इलास्टिसिटी निकालनी हो तो आर्क इलास्टिसिटी बोलती है कि डिमांड कर्व के दो पॉइंट के बीच में अगर एवरेज इलास्टिसिटी निकालनी हो तो तब हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड का यूज़ करेंगे। According to arc elasticity method, if the price of a good rises or falls in the same ratio and consequently demand also contracts and extends in the same ratio, then elasticity of demand will remain the same। आर्क इलास्टिसिटी बोलती है कि अगर प्राइस में बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है उसी रेशो में ही डिमांड में चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी सेम रहेगी। लेकिन अगर हम परसेंटेज मेथड का यूज़ करें तो इलास्टिसिटी अलग आएगी। तो इसलिए ये बोला जाता है कि आर्क इलास्टिसिटी ज़्यादा रियलिस्टिक, ज़्यादा डिपेंडेबल मेथड है देन परसेंटेज इलास्टिसिटी मेथड। एंड आर्क इलास्टिसिटी मेथड इज देयरफॉर मोर रियलिस्टिक एंड डिपेंडेबल मेथड देन परसेंटेज इलास्टिसिटी मेथड। फिगर में देखें तो ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व का एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अगर इनके बीच में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से जैसे यहाँ पे लेंगे, फिर हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड का यूज़ करेंगे जब डिमांड कर्व के दो पॉइंट्स के बीच में निकालनी हो तो। नेक्स्ट, रेवेन्यू मेथड। सेल प्रोसीड्स दैट अ फर्म ऑब्टेन्स बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स रेवेन्यू। जो भी फर्म ने बेचा वो रेवेन्यू होता है। जो भी फर्म ने बेचा उसको बेचकर जो भी उसे अमाउंट मिली वो रेवेन्यू होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू मेथड के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का यूज़ करते हैं। अब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? तो एवरेज रेवेन्यू होती है टोटल रेवेन्यू अपॉन में नंबर ऑफ आइटम सोल्ड,
कि आपने सभी प्रोडक्ट्स को बेचकर कितना रिवेन्यू हुआ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी बेची थी, तो हो गया AR, एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू देखें तो एक एडिशनल प्रोडक्ट को बेचकर जितनी रेवेन्यू मिली वो मार्जिनल रेवेन्यू होती है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए रेवेन्यू मेथड से फॉर्मूला होता है AR अपॉन में AR माइनस MR। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका, एग्जाम में ये फॉर्मूला दिया हुआ था और ये पूछा हुआ था कौन सा फॉर्मूला सही है। जैसे एग्जाम में यहाँ तो AR है, एग्जाम में एक ऑप्शन में था MR अपॉन में AR माइनस MR, एक में था AR अपॉन में MR माइनस AR। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है AR अपॉन में AR माइनस MR, एवरेज रेवेन्यू अपॉन में एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि इस पॉइंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ऐसा पूछा गया है। अब आगे करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को। सबसे पहले नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का नेचर कैसा है। अब कॉमोडिटीज 3 टाइप की होती हैं, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अगर कॉमोडिटी नेसेसरीज है, कोई डेली आइटम है जो हमें डेली में यूज़ होती है, जो हमारी एसेंशियल है, उसकी इलास्टिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, इनइलास्टिक और लेस देन 1 होती है। कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट्स कॉमोडिटी में इलास्टिसिटी हमेशा क्लोज टू 1 होती है। और अगर लग्जरीज की बात करें तो इलास्टिसिटी हमेशा मोर देन 1 होती है। मैं जो बोल रही हूँ आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि कौन से केस में क्या होती है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब अगर किसी कॉमोडिटी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। और अगर कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इलास्टिसिटी इन इलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट गुड्स विद डिफरेंट यूज। अगर कोई गुड ऐसा है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं तो इलास्टिसिटी होगी, ज़्यादा होगी इलास्टिसिटी, और अगर नहीं है तो इलास्टिसिटी कम होगी। नेक्स्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसका यूज़ हम पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, अगर ऐसा पॉसिबल है तो इलास्टिक डिमांड होगी, और अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल नहीं है तो इन इलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की इनकम का मतलब है कि या तो कंज्यूमर की इनकम बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कम होगी, या फिर वो मिडिल इनकम पीपल होगा। तो अगर कंज्यूमर की इनकम या तो वेरी हाई है या फिर वेरी लो है, इन दो केस के अंदर तो कंज्यूमर की इनकम अगर वेरी हाई या वेरी लो है तो इनइलास्टिक डिमांड होगी, और अगर मिडल इनकम पीपल हैं तो इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि मिडल वालों को ज़्यादा फर्क पड़ता है प्राइस के बढ़ने या कम होने से। नेक्स्ट हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर का मतलब है कि बहुत कमोडिटीज़ ऐसी होती है जिनकी कंज्यूमर को हैबिट होती है कि उसके प्राइसेस बढ़ने से, अगर किसी की हैबिट है तो उसके बेशक कितने भी प्राइसेस बढ़ जाएं, क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी हैबिट है, वो उसके बिना नहीं रह सकते। तो हैबिट ऑफ द कंज्यूमर में देखें तो अगर कमोडिटी ऐसी है कि आप जिसके हैबिचुअल हो तो इनइलास्टिक डिमांड होगी, और अगर हैबिचुअल नहीं हो तो इलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी। अब ये भी डिपेंड करता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना पोर्शन कमोडिटी के ऊपर स्पेंड कर रहा है। अब अगर पोर्शन ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो इलास्टिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर अपनी कंप्लीट इनकम का थोड़ा सा ही पोर्शन स्पेंड कर रहा है तो इलास्टिसिटी इन इलास्टिक डिमांड होगी उसकी। नेक्स्ट प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का मतलब है कि वो कमोडिटी जो जिसकी बात हो रही है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या मीडियम प्राइस्ड गुड है। अगर कमोडिटी ऐसी है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो इनइलास्टिक डिमांड होगी, और अगर कमोडिटी ऐसी है जिसका प्राइस बहुत कम है
तो भी इन इलास्टिक डिमांड होगी। लेकिन अगर मिडल प्राइस्ड गुड है तो इलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर गुड ऐसा है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन इलास्टिक डिमांड होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, बट ये है कि गुड्स दो गुड्स की बात करें तो या तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ऐसा गुड है जिसके सब्स्टिट्यूट के केस में डिमांड इलास्टिक होती है और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में डिमांड इन इलास्टिक होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक बहुत वास्ट है तो एक ही लेक्चर के अंदर उसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चा, आज हमने पूरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी करेंगे। तो आज हमने कंप्लीट किया, सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप की है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को शुरू किया। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, उसकी डिग्रीज क्या हैं, मेजरमेंट क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हैं, और इसी के साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।